हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप ठीक होंगे घर पे। आज मैं 11th क्लास का एक नया टॉपिक लेके चल रहा हूँ। 11th क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हम RH व्हिटेकर की 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम मेथड को पढ़ रहे हैं। इस मेथड के अंदर हम मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत पढ़ चुके हैं और फंजाई जगत पढ़ चुके हैं। इसी के अंदर बीच में एक टॉपिक आता है वायरस, लाइकेन, प्रियॉन और वायरॉइड। ये 4 ऐसे जीव हैं जिनको RH व्हिटेकर ने अपने वर्गीकरण में कहीं स्थान नहीं दिया, कहीं पर भी स्थान इनको नहीं दिया। तो इनके विषय में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम वायरस की बात करेंगे। वायरस क्या चीज़ है, कैसा है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा मैं NCERT से हटकर लूँगा आपको। NCERT में वायरस के विषय में दे रखा है, एक जगह पर नहीं दे रखा, जगह जगह दे रखा है। तो जो इम्पोर्टेंट बात जो NCERT में है उनको लूँगा, और कुछ बातें उससे संबंधित हैं जो जनरल नॉलेज से संबंधित होती हैं, उन्हें भी मैं लेकर यहाँ पर चलूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि वायरस है क्या, इसको कहाँ स्थान दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं पहले कि भाई जो जीव होते हैं उन्हें मुख्यतः 4 भागों में डिवाइडेड किया गया, कोशिका की संरचना के आधार पर। कोशिका की संरचना के आधार पर उसे 4 भागों में डिवाइडेड किया गया। चलो मैं इसको यहाँ बता देता हूँ, आपको ध्यान दो। कुछ बातें लेकर चलूँगा। पहले मैं यहाँ पर बोर्ड पे मैंने बहुत सारी बातें लिख रखी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो जीव होते हैं उन्हें उनकी कोशिकाओं की संरचनाओं के आधार पर 4 भागों में डिवाइडेड किया गया। 4 भाग हैं। पहला है एकैरियोटा। एकैरियोटा, ठीक, एकैरियोटा। दूसरा है प्रोकैरियोटा। प्रोकैरियोटा। तीसरा है मीजोकैरियोटा। 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 ठीक। और जो चौथा है वो लिया गया है आपके यूकैरियोटा। चौथा जो शब्द लिया गया है वो है यूकैरियोटा। यूकैरियोटा। शायद ये आपके पूरा नहीं आ रहा होगा, मैं एक बार इसको सही करता हूँ। तो ध्यान दीजिए, अब दिख रहा होगा आपको एकैरियोटा, प्रोकैरियोटा, मीजोकैरियोटा और यूकैरियोटा। अब ध्यान दीजिए, आपने 2 शब्द पहले सुने हैं, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। ये 2 शब्द नए आए, एकैरियोटा और मीजोकैरियोटा। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एकैरियोटा ये अकोशिकीय जीव हैं। अकोशिकीय, नॉन सेलुलर, यानी कि इस ग्रुप में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर नहीं बनता, कोशिका अथवा कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है, जबकि ये सारे के सारे कोशिकीय होते हैं। कोशिकीय, ये सब कोशिकीय होंगे, ये भी कोशिकीय होगा और ये भी कोशिकीय होगा। ओके, एकैरियोटा में अकोशिकीय होते हैं। क्लियर। दूसरा, यहाँ पर DNA
या आरएनए, डीएनए या आरएनए प्रेजेंट। यूकैरियोटा में या तो डीएनए होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ नहीं होते हैं, इन दोनों में से कोई एक होता है, जबकि यहाँ पर दोनों प्रेजेंट होते हैं, डीएनए व आरएनए दोनों प्रेजेंट, इसमें भी और इसमें भी। यूकैरियोटा में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, जबकि प्रोकैरियोटा में, मीजोकैरियोटा में, यूकैरियोटा में डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्म एब्सेंट, कोशिका द्रव या जीव द्रव एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है, सभी में प्रेजेंट होता है। ठीक। दूसरा, यहाँ पर कोशिकांग जो होते हैं, झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग, इसमें भी एब्सेंट होते हैं और इसमें भी एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटा में कोशिकांग नहीं पाए जाते, इसमें भी नहीं पाए जाते, जबकि मीजोकैरियोटा में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटा में भी प्रेजेंट होते हैं कोशिकांग। बात करें हम उपापचयी तंत्र, इसमें एब्सेंट होता है। यूकैरियोटा में ना तो साइटोप्लाज्म होता है, ना कोशिकांग होते हैं, ना उसका स्वयं का कोई मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, नहीं होता है, जबकि इन तीनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक। ये अकोशिकीय होते हैं, इनमें केवल डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म, कोशिकांग, उपापचय तंत्र और एंजाइम तंत्र भी एब्सेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है, वो मैं आपको बताऊं यहाँ पर अलग से। यूकैरियोटा, प्रोकैरियोटा और मीजोकैरियोटा, इन सब में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। यूकैरियोटा में डीएनए यदि होता है, डीएनए हो सकता है, लेकिन उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी। प्रोकैरियोटा में भी नहीं होती है, इसमें भी एब्सेंट होती है। यहाँ तक कि मीजोकैरियोटा में भी एब्सेंट होता है, केवल प्रेजेंट होता है आपके यूकैरियोटा। ठीक है। अब ध्यान दो, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा के वैसे में हम पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटा में कोशिका तो होती है, जीव द्रव भी होता है, लेकिन उसमें केंद्रक और कोशिका झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग नहीं होते, और ना ही इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है। जबकि मीजोकैरियोटा और यूकैरियोटा में दोनों में समानताएं, दोनों में ही केंद्रक पाया जाता है, दोनों में ही झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। मीजोकैरियोटा में भी केंद्रक होता है, यूकैरियोटा में भी होता है, इसमें भी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, उसमें भी पाए जाते हैं। अंतर मीजोकैरियोटा और यूकैरियोटा में केवल एक अंतर है, मीजोकैरियोटा के डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटा के डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो यूकैरियोटा में प्रोकैरियोटा, मीजोकैरियोटा, यूकैरियोटा, 4 प्रकार के समूह बनाए मैंने आपको। अब इनके एग्जाम्पल क्या हैं वो ध्यान दो, इनको उतार लेना आप आराम से, क्योंकि मैंने जो पीडीएफ भेजा उसमें नहीं है, ये अलग से बता रहा हूँ मैं आपको। इसको आराम से उतार लेना, इसको हटा देता हूँ मैं आपको। ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है। अब यूकैरियोटा में जो है किसको रखा गया है, क्या चीज़ है, तो इसमें 3 चीज़ आएंगी। उदाहरण है, एग्जाम्पल, वायरस, वायरॉइड
और प्रियॉन। ठीक है, वायरस, वायरड और प्रियॉन, ये तीनों की तीनों अकोशिकीय जीव हैं जिनको एकैरियोटा समूह में रखा गया है। प्रोकैरियोटा का एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, जीवाणु, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब प्रोकैरियोटा में आता है। अब बात करें मीजोकैरियोटा की, इसके अंदर मोस्टली डाइकैरियोटिक, डाइफ्लैजिलेट आता है, डाइफ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट। और इधर यूकैरियोटा में आपके सभी जीव आ जाते हैं, मोस्टली जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं सब आ जाते हैं इसके अंदर। शैवाल आ गए, कवक आ गए, पादप आ गए, जंतु आ गए, वो सब आ जाते हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एकैरियोटा के विषय में। तो एकैरियोटा ग्रुप में जिनको रखा गया वो अकोशिकीय जीव होते हैं, ये पूर्णतः जीव भी नहीं होते। दूसरा, इनमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, इनके साइटोप्लाज्म में एब्सेंट होता है, इनमें कोशिकांग भी नहीं पाए जाते, इनमें मेटाबॉलिक सिस्टम और एंजाइम तंत्र, एंजाइम सिस्टम एब्सेंट होता है। इनमें डीएनए तो होता है लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। वायरस, वायरड और प्रियॉन इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं जिनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये बात हुई, इसको आप म्यूट करके रोक कर आराम से पूरे को उतार लें आप, तो तीनों चारों में अंतर समझ में आ जाएगा। अब मैं अगला टॉपिक लेकर चल रहा हूँ जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वायरस के विषय में। ठीक है, तो ध्यान दो। वायरस की यदि हम बात करें अब अगले टॉपिक की, कि वायरस का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिए आप। वायरस जो है वो एक लैटिन शब्द वेनम से बना है। वायरस की उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द है वेनम, उससे बना है। और इस वेनम का जो अर्थ होता है वो होता है पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड, तरल विष, इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, वायरस लैटिन भाषा के शब्द वेनम से बना है और वेनम का अर्थ होता है पॉइजनस फ्लूइड, तरल विष, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, इस वायरस को MW बेंजेरिक, MW बेंजेरिक जो वैज्ञानिक था, MW बेंजेरिक ने इस वायरस को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इसको नाम दिया, यानी कि संक्रामक तरल। इसका नाम क्या दिया? संक्रामक तरल पदार्थ नाम दिया इसको, संक्रामक तरल पदार्थ इसको नाम दिया। किसने? MW बेंजेरिक ने इसको संक्रामक तरल या कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया। इसकी जो खोज की थी वो की थी आइवेनोविस्की ने। किसने की थी इसकी खोज? DJ आइवेनोविस्की, खोजकर्ता। यदि हम बात करें इसके कि वायरस की खोज किसने की, तो इसका खोजकर्ता था DJ आइवेनोविस्की, आइवेनोविस्की।
ठीक है, आइवेनोविस्की ने इसकी खोज की थी। अगर मैं इसको इसके याद करने की दृष्टिकोण से दूँ, आइवेनोविस्की आई मीन्स मैं, वे मीन्स रास्ता, नो मीन्स जानता, विस्की मीन्स दारू। मैं दारू का रास्ता जानता हूँ ये इसका नाम है याद करने के लिए, ठीक है ना। एक ट्रिक है कि भाई वायरस की खोज किसने की थी, आइवेनोविस्की ने की थी, जबकि M.W. बेंजेरिक ने इसको संक्रामक तरल नाम दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम इसको नाम दिया गया। क्लियर। इसी से संबंधित हम दूसरी बात करें कि भाई जो एक होता है जीवाणु भोजी वायरस, जीवाणु भोजी वायरस जिसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। मतलब इसका तात्पर्य क्या है, ऐसा वायरस जो जीवाणु कोशिका को संक्रमित करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे नष्ट कर देता है, उसे हम जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं। और सबसे पहले उस जीवाणु भोजी वायरस की खोज F. ट्वार्ट और F.D. हेरले ने की थी। ध्यान दो, F. ट्वार्ट और F.D. हेरले ने बैक्टीरियोफेज की खोज की सबसे पहले। इसी के प्रकार एडोल्फ मेयर जो है, एडोल्फ मेयर ने वायरस की संक्रामक प्रकृति, इन्फेक्शन नेचर, कि ये संक्रमण करता है, एक जीव से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे जीव में फैल सकता है, संक्रामक प्रकृति जो होती है उसकी खोज एडोल्फ मेयर ने की थी। जबकि स्टेनले वो वैज्ञानिक था, ध्यान देना, स्टेनले वो वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले TMV यानी कि TMV का तात्पर्य है टोबैको मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक वायरस, उसका क्रिस्टलीकरण सबसे पहले किया। यानी कि जिस प्रकार से हम निर्जीव पदार्थों का, निर्जीव निष्क्रिय कणीय पदार्थों का हम क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं, क्रिस्टल बना सकते हैं, उसी प्रकार सबसे पहले स्टेनले ने प्रयोगशाला में वायरस का क्रिस्टलीकरण किया। और वो वायरस कौन था? TMV वायरस, टोबैको मोजैक वायरस, जिसका क्रिस्टलीकरण सबसे पहले किया था। डेविस नामक वैज्ञानिक ने इस वायरस को एक नया नाम दिया, वीटामोल। ध्यान दे रहे, डेविस नामक वैज्ञानिक था जिसने वायरस को वीटामोल नाम दिया। क्लियर। अब हम बात करें भाई सबसे छोटा वायरस कौन सा है, तो सबसे छोटा वायरस है F2 जीवाणु भोजी वायरस। F2 जीवाणु भोजी वायरस जो है सबसे छोटा वायरस है, जबकि सबसे बड़ा वायरस है LPT, लिम्फोग्रेन्युलोमा सिस्टिस ट्रेकोमा वायरस। ट्रेकोमा वायरस आएगा इसके आगे, क्या आएगा? ट्रेकोमा वायरस। ध्यान दो, ट्रेकोमा वायरस। लिम्फोग्रेन्युलोमा सिस्टिस ट्रेकोमा वायरस ये सबसे बड़ा वायरस है, जबकि सबसे लंबा वायरस जो है वो है सिट्रस ट्राइसटेजा वायरस। तो सबसे छोटा वायरस F2 बैक्टीरियोफेज, सबसे बड़ा वायरस लिम्फोग्रेन्युलोमा सिस्टिस ट्रेकोमा वायरस, और सबसे लंबा वायरस जो है वो है सिट्रस ट्राइसटेजा वायरस। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके NCERT में नहीं दे रखी हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल पर, सामान्य जनरल नॉलेज में जो और भी कंपटीशन आते हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है। इसी से संबंधित एक प्रश्न और एक पॉइंट और है कि भाई जो ये वायरस है इसके नामकरण की पद्धति का नाम क्या है, तो उसके नामकरण की पद्धति का मैं नाम करूं तो LHT सिस्टम। LHT, यहाँ पर L, H और T तीन अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम का पहला अक्षर है, जैसे लॉफ, हॉर्न और टॉर्नियर। लॉफ, हॉर्न और टॉर्नियर। टॉर्नियर, लॉफ, हॉर्न और टॉर्नियर तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले मतलब एक प्रमाणिक जो है वायरस के वर्गीकरण की पद्धति खोजी, और इस वर्गीकरण पद्धति को मान्यता दी गई, वर्गीकरण को सन 1966 में
आपके ICNV मतलब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नॉमनक्लेचर ऑफ वायरस। ठीक है, तो ध्यान दो, वायरस के वर्गीकरण की सर्वमान्य पद्धति का नाम है LHT मेथड, LHT सिस्टम, जो लॉफ हॉर्न और टॉर्नियर ने दी थी। इस पद्धति को, वर्गीकरण पद्धति को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नॉमनक्लेचर ऑफ वायरस, जो अंतर्राष्ट्रीय वो है कमेटी है, उसने इस पद्धति को मान्यता प्रदान की। ये एक मैंने सामान्य जनरल बातें करी वायरस के विषय में। अब प्रश्न आता है वायरस क्या है, इसके सामान्य लक्षण क्या हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, वायरस के सामान्य लक्षणों को यदि हम लेकर चलें तो इसके सामान्य लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या इसके हो सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ध्यान दो, देखिए वायरस की खोज आइवेनोविस्की ने की। वायरस ना तो सजीव है पूर्णतः, ना ही ये निर्जीव है, बल्कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है ये वायरस। क्यों है, ध्यान दो। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि वायरस क्या है, वायरस क्या है, तो देखो वायरस इसकी सीधी सीधी परिभाषा है सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है वायरस को। क्लियर? क्योंकि इसमें सजीवों के लक्षण भी पाए जाते हैं, इसमें निर्जीवों के लक्षण भी पाए जाते हैं। यही प्रश्न बनता है कि सजीव के लक्षण कौन कौन से पाए जाते हैं और निर्जीव के कौन कौन से लक्षण इसमें पाए जाते हैं। उनकी यदि हम बात करें तो भाई सजीव के लक्षण कौन कौन से हैं वो बात मैं करूँगा, निर्जीव के लक्षण। तो ध्यान दीजिए, हम इधर ले लेते हैं निर्जीवता के लक्षण, ठीक है, और इधर ले लें हम सजीवता के लक्षण, दोनों तरफ लेकर चलते हैं। तो एक तरीके से इसमें दोनों बात एक साथ आपके समान क्लियर हो जाएंगी कि भाई इसको निर्जीव क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, सबसे पहला पॉइंट ये कणीय संरचना रखता है। पहले पार्टिकल नेचर होती है इसकी, जिस प्रकार निर्जीव के कण होते हैं बारीक बारीक, उसी प्रकार ये भी कणीय संरचना रखता है। ठीक, दूसरा इतना सूक्ष्म होता है कि सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता।
नहीं देख सकते। बहुत सूक्ष्म होता है ये सूक्ष्मता, ये कोई निर्जीवता का लक्षण नहीं है, तो सजीव भी हो सकता है, लेकिन इसको इधर ही रख दिया। दूसरा, ये जीवाणुविक फिल्टर से भी, जीवाणुविक फिल्टर, जो जीवाणुविक फिल्टर होता है उससे भी पृथक नहीं कर सकते इसको, जीवाणुविक फिल्टर से पृथक नहीं कर सकते। सजीवों को बैक्टीरिया जो जीवाणु फिल्टर होता है उससे पृथक किया जा सकता है, लेकिन इसको पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार इसको किसी भी कृत्रिम माध्यम में, कृत्रिम माध्यम में इसका संवर्धन नहीं कर सकते, संवर्धन नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी कृत्रिम माध्यम, जबकि किसी भी सजीव को एक आर्टिफिशियल मीडिया कल्चर के अंदर उसको संवर्धन किया जाता है, जैसे टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन, जीवाणुविक संवर्धन, उनमें कोई भी जीव हो उसको हम जो है किसी भी माध्यम में संवर्धन कर सकते हैं, कृत्रिम माध्यम में संवर्धन कर सकते हैं, लेकिन वायरस को हम किसी भी माध्यम में संवर्धित नहीं कर सकते। दूसरा, उपापचयी तंत्र, उपापचयी तंत्र इसमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, एंजाइम तंत्र एब्सेंट होता है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। ठीक, कार्यशीलता, स्वायत्तता एब्सेंट होती है, और ये रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील होते हैं। रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील होते हैं। ठीक है, अक्रियाशील होते हैं ये रासायनिक दृष्टि से। तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो इसके निर्जीवता के लक्षण है। इसकी पार्टिकल नेचर होती है, सूक्ष्म दृष्टि से इसको नहीं देखा जा सकता, इतने सूक्ष्म होते हैं। जीवाणुविक फिल्टर से इसको पृथक नहीं किया जा सकता, कृत्रिम माध्यम में संवर्धन नहीं कर सकते हैं। इनमें ना तो प्रोटोप्लाज्म होता है, ना इनके स्वयं का कोई एंजाइम तंत्र होता है, ना इसमें उपापचय तंत्र होता है। ये प्रमुख हैं जिनकी वजह से ये सजीवता के लक्षण रखता ही नहीं है। कार्यशीलता की, कोई भी जीव होता है अपना कार्य स्वयं करता है, उसमें स्वायत्तता पा जाती है, ऑटोनोमस होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक जीव हूँ, तो मैं अपने आप स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहा हूँ। प्रत्येक जीव के अंदर ये स्वायत्तता पा जाती है क्रिया काम करने की, वो इसमें नहीं पा जाती। रासायनिक दृष्टि से ये अक्रियाशील होते हैं। तो ये जो लक्षण हैं ये इसके निर्जीवता के लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? निर्जीवता के लक्षण हैं। अब आती है भाई सजीवता के लक्षण क्या है इसमें। तो देखिए, सजीवता का पहला लक्षण डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है अधिकतर जीवों का, जो इसमें पाया जाता है, केवल सजीवों में पाया जाता है। और डीएनए होने की वजह से इसमें जो है उत्परिवर्तन होता है, इसमें डीएनए में उत्परिवर्तन हो सकता है इसमें। तो दूसरा करैक्टर है इसका उत्परिवर्तन क्षमता प्रेजेंट। अभी देखिए इस समय कोरोना काल चल रहा है, एक महामारी चली हुई है विश्वव्यापी, पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है।
और आप इसके बारे में खूब अच्छी तरह जानते होंगे। ये बीमारी एक वायरस के द्वारा हो रही है, और ये जो वायरस है उसमें लगातार इसकी अब तक वैक्सीन नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इसमें लगातार उत्परिवर्तन हो रहे हैं, अपने आप में ये म्यूटेशन कर रहा है, चेंजेज कर रहा है। इसी कारण से अभी तक कोई भी देश इसकी वैक्सीन बनाने में सफल नहीं हुआ है। तो इनमें उत्परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है, किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में बहुत कम होती है, होती ज़रूर है उत्परिवर्तन की क्षमता। दूसरा, इनमें एंटीजेनिक या प्रतिजेनिक गुण, प्रतिजेनिक प्रतिरक्षी, प्रतिजन प्रकृति प्रेजेंट। देखो, एंटीजन प्रॉपर्टी जो होती है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो होती है, वो केवल सजीवों में होती है, और जिन सजीवों में ये एंटीजेनिक प्रवृत्ति होती है, प्रतिजन प्रवृत्ति होती है, उन्हीं जीवों का वैक्सीन तैयार होता है। क्योंकि हमारे शरीर में एक रोगों से लड़ने के लिए तंत्र पाया जाता है जिसको वो इम्यूनो सिस्टम कहते हैं, प्रतिरक्षी तंत्र कहते हैं, जो हमारे शरीर की इन प्रतिजनों से सुरक्षा करता है। तो जितने भी जीव, ऐसे सभी जीव जिनमें ये प्रतिजन प्रकृति पाई जाती है, उनका वैक्सीन तैयार किया जा सकता है, और जिनमें ये प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, उनका वैक्सीन तैयार नहीं हो सकता। अब चूंकि वायरस में ये प्रवृत्ति पाई जाती है, और इसी आधार पर विश्व के सभी वैज्ञानिक इस कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं कि इसमें एंटीजेनिक नेचर पाई जाती है। अब एंटीजेनिक नेचर है तो इसका वैक्सीन तैयार हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जिस प्राणी के अंदर ये प्रवेश कर जाता है, उस प्राणी का इम्यूनो सिस्टम इसको नष्ट करने के लिए, इसके अपोजिट, इसके विरुद्ध प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज बना लेता है। तो जो व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव हो चुका है, कोरोना से संक्रमित हो चुका है, उसके शरीर में प्राकृतिक रूप से अपने आप वैक्सीनेशन हो गया, उसके शरीर में प्रतिरक्षियाँ तैयार हो गई हैं, एंटीबॉडीज़ तैयार हो गई हैं। ठीक है, ऐसा हम अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा। तो जिस जीव में ये प्रतिजन प्रकृति होती है, केवल उसी का टीका या वैक्सीन तैयार किया जा सकता है। तो इसमें प्रतिजनिक प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा है, ये परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं। परपोषी विशिष्टता दर्शाता है। कुछ वायरस होते हैं जो किसी में प्रवेश करेंगे और किसी में प्रवेश नहीं करेंगे। इस आधार पर यह परपोषी विशिष्टता दर्शाता है। दूसरा, परपोषी कोशिका में प्रवेश करके स्वयं प्रतिकर्तन करता है। स्वयं प्रतिकर्तन करता है। अब ये जो स्वयं प्रतिकर्तन है, ये केवल प्रॉपर्टी पाई जाती है मोस्टली डीएनए में। प्रकृति के अंदर डीएनए एकमात्र ऐसा कण है जिसमें अपने जैसा दूसरा कण बनाने की क्षमता होती है, और इसी क्षमता के कारण डीएनए से डीएनए बनता है। लेकिन कुछ रियर कंडीशन है वायरस के अंदर, क्योंकि वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब जिस वायरस में डीएनए नहीं होता है उसमें आरएनए होगा, तो उस आरएनए में भी स्वयं प्रतिकर्तन की क्षमता पाई जाती है। केवल वायरस के आरएनए में। हमारे शरीर के अंदर डीएनए आरएनए दोनों है, तो हमारे शरीर में ये क्षमता केवल डीएनए के पास है, आरएनए के पास नहीं है। ठीक है, तो स्वयं प्रतिकर्तन की क्षमता इसमें पाई जाती है। दूसरा, इसमें संक्रमण क्षमता पाई जाती है। संक्रमण, इन्फेक्शन कैपेसिटी, संक्रमण क्षमता प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है, तो ये सजीवों का ही लक्षण है। जितने भी सजीव होते हैं जो रोग फैला सकते हैं, सूक्ष्म जीव जिनको कहते हैं हम, वो एक जीव से दूसरे जीव में इन्फेक्शन करते हैं, तो ये भी इन्फेक्शन करता है। इसमें संक्रमण करने की क्षमता होती है। और इसका जो वायरस का जो संक्रमणकारी
कण होता है, जो अवस्था होती है संक्रमणकारी, उसको बोलते हैं सॉरी मैं निकल गया, वाई अभी बता दूंगा आपको, दिमाग से निकल गया। तो संक्रमण की इसमें क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा ये रासायनिक पदार्थों, विकिरण, ताप और आर्द्रता, रासायनिक पदार्थों, ताप, विकिरण व आर्द्रता, ह्यूमिडिटी के प्रति अनुक्रिया दर्शाता, अनुक्रिया दर्शाता। रेस्पॉन्स कैपेसिटी है इसके अंदर। हमको गर्मी लगती है, रेस्पॉन्स दर्शाते हैं। धूप ज़्यादा लगती है, धूप से हम छाया में बड़े क्षेत्र में आ जाते हैं। सर्दी लगती है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ये रेस्पॉन्स है। इसी प्रकार ये वायरस भी रासायनिक पदार्थों के प्रति, टेम्परेचर के प्रति, रेडिएशंस के प्रति और आर्द्रता के प्रति अपनी रेस्पॉन्स, अपनी अनुक्रिया दर्शाता है। तो चूंकि वायरस जब स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र अवस्था में, किस अवस्था में? निर्जीवता के लक्षण केवल स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में ये लाइन जरूरी है इसके लिए। जब ये स्वतंत्र होता है, अकेला रहता है, किसी भी जीव की कोशिका के अंदर नहीं होता है, तब ये निर्जीवता के लक्षण दर्शाता है। और जब ये किसी सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, तब ये सजीवता के लक्षण दर्शाएगा। वैसे इसके अंदर सजीवता जब किसी कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा तब क्या करता दर्शाएगा? ये स्वयं प्रतिकर्तन करने की क्षमता है इसमें, ठीक है ना, और ये अनुक्रिया दर्शाएगा। ये इसके परपोषी कोशिका, जिस कोशिका में प्रवेश कर जाता है उसे होस्ट सेल या परपोषी कोशिका कहते हैं। तो भाइयों, मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, क्यों है, क्या कारण है कि इसको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है? क्योंकि वायरस में सजीवता के लक्षण और निर्जीवता के लक्षण दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहते हैं। लेकिन निर्जीवता के लक्षण कब दर्शाएगा? जब ये स्वतंत्र अवस्था में होगा। क्लियर? तो मैंने आज आपको वायरस के लक्षणों के विषय में बताया कि वायरस की क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, ठीक है नहीं। अब मैं अगला जो टॉपिक लूँगा इसमें, वो मैं लूँगा भाई वायरस के संरचना, वायरस की संरचना कैसी होती है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, लगभग 30-35 मिनट से ज़्यादा की हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।